Hello and welcome all of you. Today we are going to the topic of स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, भुगतान शेष होता है, उसकी बनावट किस प्रकार की होती है, उसका ढांचा किस प्रकार का होता है। तो आइए अब हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम भुगतान शेष को देखते हैं कि होता क्या है। भुगतान शेष जो होता है एक निश्चित समय अवधि के दौरान एक देश के शेष विश्व के साथ किए गए लेन देन का लेखा होता है। यानी एक देश जब बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात करता है और बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का आयात भी करता है, तो ये जो एक निश्चित समय अवधि जिसके अंदर अमूमन हम एक साल लेकर के चलते हैं, उस दौरान एक देश ने दूसरे देशों को कितना निर्यात किया, किन किन वस्तुओं का किया, किन किन सेवाओं का किया, किस प्रकार से पूंजी का जो उस देश ने जो निर्यात किया। इसी प्रकार से जो है आयात का पार्ट होता है। तो उन सभी का जो हिसाब किताब जब सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है तो उसको हम जब भुगतान शेष कहते हैं। इसमें एक देश को जो पूंजी प्राप्त होती है कि अगर एक देश के अंदर मुद्रा का या पूंजी का प्रवाह होता है तो उसको हम जब प्राप्ति के पार्ट में या जमा के पार्ट में, जिसको हम प्लस के निशान से भी दिखाते हैं, या क्रेडिट के पक्ष में शामिल करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके दो पक्ष होते हैं। एक तरफ अपन जो है वो क्रेडिट लेते हैं, एक तरफ अपन डेबिट लेते हैं। ये जो क्रेडिट है इसको अपन जमा बोलते हैं और इसी को अपन जब प्राप्ति भी बोलते हैं। और ये जो डेबिट है उसको हम जो वो नाम बोलते हैं, उसको अपन भुगतान बोलते हैं, उसको अपन माइनस से भी दिखाते हैं। तो एक देश से अगर शेष विश्व की ओर पूंजी का प्रवाह होता है, जैसे मान लीजिए कि भारत है, अगर भारत से बाहर पूंजी किसी भी रूप में जा रही है तो वो जो है भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट में भुगतान नाम या डेबिट के जो है पक्ष है उसमें शामिल की जाएगी। तो इस प्रकार से एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो क्रेडिट और दूसरा डेबिट। भुगतान शेष में हम जो मुख्य रूप से एक तो चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता जो है उसी की जो अलग अलग मदें होती है, उन मदों के आधार पर हम जो इसकी बनावट का अब अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास में है, जिसमें हम जो है अपनी जो बाईं तरफ है, बाईं तरफ हमने जो प्राप्तियां जमा या क्रेडिट या रिसिप्ट को जो वो लिया है। तो आप बाईं तरफ जो वो हमेशा जो है क्रेडिट या जमा को जो है शामिल कीजिएगा। दूसरी तरफ दाईं तरफ हमने जो भुगतान या नाम या जिसको डेबिट या पेमेंट कहा जाता है वो जो है लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम जो वो करंट अकाउंट यानी चालू खाते को डिस्कस करते हैं। अगर एक देश वस्तुओं का निर्यात करता है तो क्योंकि निर्यात के परिणाम स्वरूप पूंजी उस देश में प्राप्त होगी, तो वस्तुओं का जो निर्यात किया जाता है उसको जो है जमा खाते में शामिल किया जाएगा। ये जो जमा का पार्ट है। अगर एक देश वस्तुओं का आयात करता है तो जब एक देश वस्तुओं का आयात करता है तो उसके परिणाम स्वरूप पूंजी बाहर की तरफ जाती है, दूसरे देशों को भुगतान करना पड़ता है, तो ये उसके जो है भुगतान या डेबिट या नाम के जो है अकाउंट के अंदर जाता है। दूसरी तरफ अगर एक देश से सेवाओं का निर्यात होता है, अब सेवाएं हमने डिस्कस की थी किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे यातायात की सेवाएं हो सकती है, या वहाँ पर जो है बैंकिंग सेक्टर की सेवाएं हो सकती है, या वहाँ पर जो है जहाजरानी सेवाएं हो सकती है। तो ये जो सभी सेवाएं हैं, जब इन सेवाओं का निर्यात किया जाता है तो उस निर्यात के परिणाम स्वरूप उस देश के अंदर मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो उसको हम जो वो जमा वाले अकाउंट में शामिल करते हैं। और जब एक देश सेवाओं का आयात करता है, सेवाओं का आयात का मतलब दूसरे देशों की जहाज़ों का प्रयोग करता है, दूसरे देश की जो शिप है उनका यूज करता है, या दूसरे देशों की जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो लेता है, या दूसरे देशों के जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनकी सेवाएं अगर लेता है तो वो उस देश के लिए आयात के हिस्से में शामिल होता है, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप मुद्रा दूसरों को भुगतान करनी पड़ती है, तो वो जो उसके डेबिट अकाउंट में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से जब विदेशी पर्यटकों द्वारा एक देश के अंदर व्यय किया जाता है तो वो उसके जो है निर्यात वाले हिस्से में या प्राप्ति वाले हिस्से में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जब विदेशों के पर्यटक घूमने के लिए हमारे देश में आए तो हमारे देश में पूंजी आती है, और जब भी एक देश में पूंजी आती है तो उसके प्राप्ति पक्ष में शामिल की जाती है। इसी प्रकार से जब विदेशों के अंदर घरेलू पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं तो उनके द्वारा जो व्यय किया जाता है वो भुगतान में शामिल किया जाता है, क्योंकि उसके परिणाम स्वरूप जो होता है एक देश से मुद्रा या पूंजी जो बाहर की तरफ जाती है। नेक्स्ट है घरेलू यातायात का विदेशों द्वारा प्रयोग, कि दूसरे देश के जो निवासी होते हैं, दूसरे देश की जो फर्में होती है, अगर वो एक देश के यातायात के साधनों का प्रयोग करती है तो उसको जो है या उस देश को जो है वो मुद्रा प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर जो है अमेरिका से जो कंपनी आई उसने भारत के ट्रकों का प्रयोग किया तो उसे जो है भारत को पेमेंट करनी पड़ेगी।
इस प्रकार से भारत में पूंजी का आयात होगा तो उसको हम जो है प्राप्ति या जमा में शामिल करते हैं। इसी प्रकार से अगर विदेशी यातायात का प्रयोग स्वदेशी लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी घरेलू देश के द्वारा जब विदेशी यातायात का प्रयोग किया जाता है तो उसे विदेशों को उनका भुगतान करना पड़ता है, तो पूंजी बाहर की तरफ जाती है, इसलिए इसको भुगतान या नाम खाते में शामिल किया जाता है। आगे विदेशी निवेश से प्राप्त आय, जब दूसरे देशों में हमारे देश के निवासी निवेश करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप लाभ के रूप में या अन्य रूप में जो है उनको आय की प्राप्ति होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप देश में पूंजी आती है और पूंजी अगर देश में आएगी तो उसको हम जमा में शामिल करते हैं। इसके विपरीत अगर विदेशी लोगों के द्वारा घरेलू देश में निवेश किया जाता है और उससे उनको जो आय की प्राप्ति होती है तो वो अपने देश में लेकर के जाते हैं। इसका मतलब पूंजी जो है भारत से या घरेलू देश से बाहर की तरफ जा रही है तो इसको जब भुगतान पक्ष में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से विदेशों से प्राप्त धन जो कि दान के रूप में हो सकता है या उपहार के रूप में हो सकता है, उसको भी हम जो है वो प्राप्तियों या जमा के जो क्रेडिट है उसके अंदर शामिल करते हैं। तो क्योंकि जब विदेशों से हमें कोई दान प्राप्त हुआ या विदेशों से कोई उपहार प्राप्त हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप जो है एक देश के अंदर पूंजी की प्राप्ति होती है। और अगर एक देश विदेशों को दान देता है या विदेशों को उपहार देता है तो उसके परिणाम स्वरूप पूंजी का प्रवाह जो है विदेशों की तरफ होता है या एक देश से बाहर की तरफ होता है, तो उसको हम जो है वो भुगतान या नाम के अकाउंट में शामिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि यहाँ पर जो पूरा दिख नहीं रहा है वह मिश्रित आय। मिश्रित आय, अगर हमारे देश के लोग दूसरे देशों से मिश्रित आय को प्राप्त करते हैं तो उस अवस्था के अंदर जो है आय की प्राप्ति होती है, उससे एक देश के अंदर पूंजी अंदर की तरफ आती है, इसलिए उसको जो है जमा के पार्ट में शामिल किया जाता है। इसके विपरीत अगर दूसरे देश के लोगों ने हमारे देश के अंदर मिश्रित आय ली है तो वो जो है अपने देश में लेकर के जाएंगे, इससे पूंजी का प्रवाह जो है बाहर की तरफ होता है, इसलिए उसको भुगतान में शामिल किया जाता है। अब ये तो हो गया कि ये जो अपने पास में जो करंट अकाउंट होता है उसमें हम जो मुख्य रूप से कौन कौन सी मदों को शामिल करते हैं। अब इसके बाद में हम जो है इसका टोटल करते हैं, यानी प्राप्ति है वो कुल प्राप्ति कितनी हुई और कुल भुगतान कितना हुआ। तो कुल प्राप्ति और कुल जो भुगतान है उसका जो अंतर होगा उसको हम जो है चालू खाते का शेष कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें जो कुल प्राप्ति है वो 1000 करोड़ रुपए की हुई और हमने जो भुगतान किया है वो 1200 करोड़ रुपए का किया है, तो इसका मतलब -200, तो एक देश को जो है चालू खाते के अंदर 200 करोड़ रुपए का घाटा है। तो इनको आप टोटल करते हैं और टोटल करने के बाद में ये जो प्राप्तियां माइनस भुगतान आप करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास में जो चालू खाते का शेष आ जाता है। तो ये धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में है जो भुगतान शेष है। भुगतान शेष का जो है पूंजी खाता, क्योंकि हमने कहा था कि हम दो खातों के हिसाब से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने जो करंट अकाउंट का किया, अब हम जो है कैपिटल अकाउंट का करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है पूंजी का जो लेन देन होता है उसको शामिल किया जाता है। जैसे अगर एक देश विदेशों से निजी ऋण प्राप्त करता है, कि कोई निजी कंपनी है या कोई निजी व्यक्ति है वो दूसरे देशों से अगर ऋण ले रहा है, जब ऋण लिया तो इसका मतलब पूंजी उस देश के अंदर आई है, तो उसको जो है प्राप्ति पक्ष में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से जब घरेलू लोगों ने लोन ले रखा है, अगर वो उस ऋण का भुगतान करते हैं तो उसके कारण मुद्रा जो है बाहर की तरफ जाती है, तो वो जो है एक देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट के भुगतान या नाम पक्ष में शामिल की जाती है। इसी प्रकार से जो बैंकिंग पूंजी होती है कि बैंकों के अंदर जो दूसरे देश वाले जो है शेयर खरीदते हैं या बैंक के अंदर जमा करवाते हैं, तो अगर वो अंदर की तरफ प्रवाह हो रहा है तो उसको हम जो प्राप्ति पक्ष में या जमा पक्ष में शामिल करते हैं। और अगर वही पूंजी जो है बाहर की तरफ जा रही है कि दूसरे देशों के बैंकिंग सेक्टर में अगर वो पूंजी जा रही है या विदेश वालों ने पहले हमारे देश में पूंजी लगा रखी थी वो उसको निकाल रहे हैं, तो उसके कारण जो पूंजी है उसका प्रवाह है बाहर की तरफ होता है। और जब प्रवाह है बाहर की तरफ होता है तो उसको हम जो वो भुगतान या नाम वाले अकाउंट में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है सरकार द्वारा विदेशों से ऋण। जिस प्रकार से निजी ऋण को हम जो है अपने प्राप्तियों में शामिल करते हैं क्योंकि उससे मुद्रा की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार से जब सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से या दूसरे देशों से ऋण लेती है तो उसके परिणाम स्वरूप भी एक देश के अंदर पूंजी का प्रवाह होता है।
तो उसको हम जो प्राप्ति पक्ष या नाम पक्ष में जमा पक्ष में शामिल करते हैं। और जब एक देश की सरकार के द्वारा दूसरे देशों से लिए गए ऋण का भुगतान किया जाता है तो उसके कारण जो पूंजी है वो बाहर की तरफ जाती है, उसका प्रवाह है बाहर की तरफ होता है देश से, तो उसको हम जब भुगतान या नाम अकाउंट में शामिल करते हैं। रिजर्व और मौद्रिक स्वर्ण की प्राप्ति, अगर एक देश को जो विदेशों से रिजर्व प्राप्त होते हैं या मौद्रिक सोना प्राप्त होता है तो उसके परिणाम स्वरूप देश के अंदर पूंजी का प्रवाह अंदर की तरफ होता है, तो उसको हम जब वो प्राप्ति पक्ष में शामिल करते हैं। और अगर यही रिजर्व और मौद्रिक स्वर्ण जब उसका भुगतान किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो होता है वो बाहर की तरफ जो है वो पूंजी का प्रवाह होता है, इसलिए उसको जो है भुगतान या नाम पक्ष में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण का विदेशों को क्रय। जब एक देश अपने सोने का दूसरे देशों को विक्रय करता है, बेचता है, तो जब सोना बेचा गया तो उसके परिणाम स्वरूप विदेशी पूंजी एक देश में आती है, क्योंकि जब हम सोना बेचेंगे तो बदले में उससे हम जो वो पूंजी लेंगे, तो जो मुद्रा आएगी उसको हम जो वो प्राप्ति में शामिल करेंगे। तो एक देश के द्वारा सोने का विक्रय करना प्राप्ति में शामिल किया जाता है। और जब एक देश दूसरे देशों से सोना खरीदता है, क्रय करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है वो भुगतान में शामिल किया जाएगा, क्योंकि जब हम सोना खरीदेंगे तो सोना तो हमारे पास आएगा, लेकिन हमें तो केवल मुद्रा को देखना है या पूंजी को देखना है, वो तो बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए इसको जब भुगतान में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजीगत प्राप्तियां, कि अन्य भी कोई अगर पूंजीगत प्राप्ति होती है तो उसको हम जो है वो ना जमा में शामिल करते हैं, और अगर कोई पूंजीगत भुगतान किया जाता है तो उसको हम जो है वो भुगतान पक्ष या नाम पक्ष में शामिल करते हैं। अब जब हमारे पास में ये आ जाता है तो इसके बाद हम इसका टोटल करते हैं, कुल प्राप्तियां यानी कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई और कुल पूंजीगत भुगतान कितना हुआ। मान लीजिए कि ये जो है 1200 का 1100 का हुआ, कि कुल प्राप्ति 1100 की है और कुल भुगतान जो है वो 1000 का है, तो कुल प्राप्ति माइनस कुल भुगतान, ये जो है हमारे पास में जो वो पूंजी खाते का शेष आ जाता है। तो एक हमारे पास में जो चालू खाते का शेष आ गया और दूसरा हमारे पास में पूंजी खाते का शेष आ गया। तो उसके बाद हम दोनों का टोटल करते हैं, कि दोनों के टोटल का मतलब जो चालू खाता था उसका शेष हमारे पास में प्राप्तियों में कितना था, 1000 का था, और पूंजीगत खाते के अंदर प्राप्तियां कितनी है, 1100 की है, टोटल कितना हो गया 2100। कि कुल प्राप्तियां अगर आप समुचित भुगतान शेष देखते हैं तो यहाँ पर कुल प्राप्तियां आप लिखेंगे 2100, और कुल भुगतान कितने का है 1200 का जो है वो करंट अकाउंट में था, और 1000 रुपये का कैपिटल अकाउंट में है, तो 1200 और 1000 2200 हो गए। तो इस प्रकार से अगर कोई भूल चूक है तो उसको यहाँ पर और लिख लेते हैं। फिर देखिए कि भारत को जब भुगतान शेष में क्या है 100 करोड़ का जो है घाटा है। अब भारत इस 100 करोड़ के घाटे का मतलब क्या है कि भारत को जो है 100 करोड़ रुपए का भुगतान ज़्यादा करना है। अभी तक भारत ने जो 100 करोड़ रुपए का भुगतान कम किया है, तो ऐसी अवस्था के अंदर भारत क्या करेगा, या तो 100 करोड़ रुपए का ऋण लेगा, क्योंकि जब ऋण लिया 100 करोड़ रुपए का तो पूंजी भारत में आ गई, ये कितनी होगी 2100 और 100 2200, और इधर भी 2200 है। या भारत क्या करेगा, सोने का विक्रय करेगा, कि जब भारत ने 100 करोड़ का सोना बेच दिया तो भारत को 100 करोड़ प्राप्त हो गए, और ये जो है बराबर आ गया। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास में जो है रिजर्व है। अब यहाँ पर ये लास्ट के अंदर रिजर्व में जो वो परिवर्तन दिखाएगा, कि यहाँ पर जो है भारत को जो है 100 करोड़ रुपए जो है यहाँ प्लस में दिखाने होंगे, कि भारत को जो 100 करोड़ रुपए का जो वो रिजर्व जो वो बेचना पड़ा है, तभी भारत को जो 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। और जब 100 करोड़ रुपए की यहाँ प्राप्ति हो गई तो ये जो है भुगतान और प्राप्तियाँ एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब अपन जो इसको थोड़ा सा और जो प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने किया था करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर जो हमें क्या थे, टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट। तो हमारे पास में टोटल रिसीट कितनी थी 1000 की, और करंट अकाउंट के अंदर टोटल पेमेंट कितनी थी 1200 की। अब यहाँ पर अपन नेट निकालते हैं कि कुछ क्या हुआ नेट, यहाँ पर जो -200 है कि प्राप्तियां माइनस भुगतान। तो नेट 200 होने का मतलब क्या है कि भारत को जो है करंट अकाउंट के अंदर 200 करोड़ रुपए का घाटा है। और दूसरा, भारत ने जब कैपिटल अकाउंट किया तो कैपिटल अकाउंट के अंदर टोटल रिसीट कितनी थी 1100 की, और टोटल जो पेमेंट थी वो 1000 की थी। अब आप इसका जो है जो कैपिटल अकाउंट है उसका अगर अपन नेट निकालते हैं तो यहाँ पर +100 आता है, क्योंकि भारत ने जो है वो 1100 करोड़ रुपए की प्राप्तियां की है और 1000 करोड़ रुपए के भुगतान किए हैं,
तो 100 करोड़ रुपए का प्लस है। इसके बाद आप बीओपी का जो वो सिस्टम तय करते हैं कि भी यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, तो कुल भुगतान कितने का है भारत का। इसके बाद आप टोटल करते हैं तो कुल भुगतान, करंट अकाउंट और कुल प्राप्तियां, तो टोटल रिसीट कितनी है 1000 प्लस 1100, टोटल हो गया 2100 का। इसी प्रकार से टोटल पेमेंट कितने की है 1200 प्लस 1000, क्योंकि ये जो करंट अकाउंट का है सिस्टम और ये जो कैपिटल अकाउंट का सिस्टम है, तो अगर आप इनका टोटल करेंगे तो ये आ गया अपने पास में 2200। अब भारत को नेट देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, भारत को 100 करोड़ का घाटा है। तो 100 करोड़ के घाटे को जो है किस प्रकार से पूरा किया जाएगा, उसको हम जो है वो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस के द्वारा पूरा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर 100 का और सरप्लस हो जाता है भारत को, सरप्लस का मतलब कि भारत या तो 100 करोड़ रुपए के ऋण ले ले या भारत 100 करोड़ रुपए का सोने का निर्यात कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 2200, और ये भी कितना है 2200। तो इस प्रकार से अगर करंट अकाउंट के अंदर और कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित होता है, तो उस अवस्था के अंदर जो है एक देश कैपिटल अकाउंट के माध्यम से उसको समायोजित करता है। तो कैपिटल अकाउंट की जो मदें होती है उस मदों को हम समायोजनकारी मदें भी कहते हैं, और उसको समायोजक मदों के साथ साथ हम जो है रेखा से ऊपरी मदें, रेखा से नीचे की मदें भी कहा जाता है। रेखा से नीचे की मदें वो मदें होती है जो समायोजन करने के उद्देश्य से की जाती है। ये जो वो सौदे होते हैं जो देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। और कई बार रेखा से ऊपर की मदें होती है, रेखा से ऊपर की वो मदें होती है जिनका संबंध बैलेंस ऑफ पेमेंट से नहीं होता, कि वो जो लेन देन है वो किया ही किया जाएगा। तो उस अवस्था को हम जो है रेखा से ऊपर की मदें कहते हैं, जब जो लेन देन किए जाते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ध्यान में रख करके नहीं किए जाते। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है देखते हैं कि जनवरी से लेकर के मार्च 2020 के अंदर भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो निम्न प्रकार से है। जैसे पहले यहाँ पर करंट अकाउंट है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है कैपिटल अकाउंट या फाइनेंस अकाउंट है, और उसके बाद में भूल चूक है, और यहाँ पर जो है रिजर्व के अंदर कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो देखा जाएगा। तो भारत को जो है करंट अकाउंट के अंदर जो है कुल जो है वो कितना प्राप्तियां हो रही है, वो यहाँ पर जो ये प्रत्येक डाटा दिखाया जा रहा है, और डेबिट जो कितना हो रहा है वो दिखाया जा रहा है, और साथ के साथ में इनका जो वो नेट भी निकाला जा रहा है। और लास्ट के अंदर जब ये जो होता है कि डेबिट जो वो 18 करोड़ रुपए का ज़्यादा है, कि भारत को 18 करोड़ रुपए का भुगतान ज़्यादा करना है, इसका मतलब भारत के रिजर्व के अंदर जो है 18.8 करोड़ रुपए है, उसका भारत को या तो सोना देना पड़ेगा या भारत को जो है 18.8 करोड़ का जो लोन लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो है प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल है बैलेंस ऑफ पेमेंट का भारत का। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।